डॉक्टर राहुल भोसले, आज आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। बेराव आपका जो जर्नी है वो कैसा रहा? कैसे डॉक्टर से कंटेंट क्रिएटर आप बन गए? आई स्टार्टेड इट इन 2016. आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को या पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को स्टार्ट तो करवाना चाह रहे हैं ये जर्नी, बट ये करवा नहीं पाते? डर लगता है ना कि यार हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। जो मजबूत होते हैं वो यहाँ से झेल लेते हैं, जो नहीं होते फिर वो यहाँ प्रेशर दे देते हैं. आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएशन के या फिर पोस्टिंग के इनके फ़ायदे क्या हो गए? आज भी आप देखोगे इतना बड़ा केस हुआ हमारे देश में, कोलकाता में, एक डॉक्टर के साथ. एक आदमी उसको आवाज़ उठा रहा है सोशल मीडिया पे और वो सोशल मीडिया प्रेशर बना रहा है हमारी गवर्नमेंट पे. हम लोग ब्लेस्ड हैं भारतवर्ष में पैदा होके, हम लोग ब्लेस्ड हैं एक ह्यूमन बीइंग बनके, और हम लोग ब्लेस्ड हैं सनातन धर्म में पैदा होके. मेरे पिताजी की डेथ लाइक आई वाज 7 year old जब वो यहाँ से चले गए थे हमको छोड़ के. वेलकम बैक एवरीवन, आई एम योर होस्ट निधि अग्रवाल. सो आज हमारे साथ है इंदौर के फेमस और जिन्हें इंदौर से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, डॉक्टर, कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर, सोशल वर्कर, बहुत सारी मल्टी पर्सनालिटी पर्सन है डॉक्टर राहुल भोसले. आज आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मुझे लगा बोलने वाले हो मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर. नहीं, मेडिकल फील्ड से हटके भी कुछ बात कर सकते हैं हम. थैंक यू सो मच निधि. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो मस्त रहता हूँ हमेशा, एकदम बढ़िया. इंदौर का इतना प्यार मिलता है तो खुशी तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है. हाँ, इंदौर का क्या पूरे देश का ही मिल रहा है अब तो. धीरे धीरे बढ़िया हर जगह से प्यार आ रहा है, अलग अलग जगहों से. तो राहुल, आप मुझे बताओगे कि जैसे मैं आपको जानती थी बीइंग डॉक्टर, तो वहाँ से लेके अब तक का आपका जो जर्नी है वो कैसा रहा? कैसे डॉक्टर से कंटेंट क्रिएटर आप बन गए? सो लाइक आई स्टार्टेड इट इन 2016. मेरा BDS चल रहा था, डेंटिस्ट्री. तो मुझे फर्स्ट ईयर में ना 3 बार बैक आया था. 3 बार बैक आया था, मतलब मैं थोड़ा सा मक्कारी कर रहा था उस टाइम में पढ़ने में. तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में क्लियर हुआ. फिर सेकेंड ईयर में 2 बार बैक दिया. तो जब सेकेंड ईयर का दूसरा अटैम्प्ट चल रहा था तो उस ड्यूरेशन में उस 6 महीने का कुछ गैप था. तो एक दोस्त ने रिकमेंड करा कि भाई तू कुछ का खुद का कुछ कर. मैं डब स्मैश और म्यूजिकली उस समय चलता था, तो कंटेंट क्रिएट करते थे, उसी में ही कुछ कुछ बनाता रहता था और एक्टिंग वगैरह का शौक था. तो एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि भाई देख टाइम तो है, यूटिलाइज कर लेते हैं कुछ. मैंने कहा यार क्या कर सकता हूँ बता. तो उसने बोला कि तू ये बना के देख, और वो चमक गया. एंड उसने मुझे एक वीडियो दिखाया था एक लड़के का जो बढ़िया कॉमेडी वीडियोस बना रहा था और धीरे धीरे वायरल हो रहा था उस टाइम. उसका नाम है भुवन बाम, बीबी के भाई. सो जैसे इंडिया के बहुत सारे क्रिएटर्स उसको देख के इंस्पायर हुए, मैं भी इंस्पायर हुआ. उसने शुरू ही किया था उस टाइम पे और तभी हमने भी शुरू किया. पहला वीडियो घर जाके बनाया जिसमें माँ और बेटे का कैरेक्टर था, दोनों मैंने ही प्ले किया, और वो वीडियो पोस्ट करा फेसबुक पे. उसको मैंने एडिट सीखा, यूट्यूब से ही एडिटिंग करना सीखी. क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है. एक दोस्त का लैपटॉप लेके आए, किसी से फ़ोन लिया, ऐसे करके शूट किया. मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जिस पे कैमरा हो कुछ ढंग का. ऐसे करके वो शूट किया था और शूट करके एडिट करके उसको पोस्ट किया फेसबुक पे. तो इट वेंट टू 3000 व्यूज़. वाओ, उस टाइम में? इस टाइम पे तो ऐसा लगा कि 3000 व्यूज़ मतलब तो यार बढ़िया इजी चीज़ है. 3000 लोगों ने देख लिया, मुझे बूस्टअप मिल गया, बूस्टअप मिल गया. तो मज़ा है, तो यही करना है अपने को. नेक्स्ट वीडियो बनाया मैंने, अगले दूसरे तीसरे दिन ही नेक्स्ट वीडियो बनाया, उसको भी एडिट करा बढ़िया मेहनत से, और वो 300 व्यूज़ पे रुक गया. तो खैर उस समय फिर वो व्यूज़ का तो खैर जो भी था, लेकिन एक जो प्रोसेस थी वो मुझे अच्छी लग गई. प्रोसेस में मज़ा आ गया. वो प्रोसेस कंटेंट क्रिएशन जो है वो जम गई. उसके बाद फिर धीरे धीरे कंटेंट क्रिएट करते गए, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते गए. फिर इंदौर का कंटेंट ट्राई किया, इंदौर से बहुत प्यार मिलने लगा. कुछ वीडियोस वायरल होते गए, मतलब ऐसे वायरल हुए कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान तक पहुँचे. फेसबुक पेजेस पे 300 मिलियंस के ऊपर उस पर व्यूज़, मतलब 300 मिलियन 2017-18 बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम में कि कंटेंट कितना स्ट्रांग रहा होगा. वैसे वायरल हुआ और उसके कारण इंदौर में भी पहचान बनती गई. तो ऐसे करके अभी हैं. तो फिर इंदौर में मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में कि जब इंदौर में कहीं लोग आपको टकरा जाते हैं तो वो कैसे आपसे बात करते हैं? जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है? वो मेरा ही सिग्नेचर हो गया है और मैं उसको कैरी भी कर रहा हूँ. इंदौर, हर एक इंदौरी एक दूसरे को ये कहता है. क्या कहता है? आपने क्या सुना? आप ही बताएं. आप बताओ क्या सुना आपने? भैया राम. आप इंदौर से हो? हाँ जी, इंदौर. नकली इंदौरी हो आप, या तो आप इंदौर के शायद साकेत वाकेत या वैसे कुछ एकदम पॉश वाले एरिया, जो या मैं कहूँगा कि साउथ इंदौरी हो आप.
भाया भाया नहीं होता, इट इज भिया राउंड। भैया राव, भिया, भैया, भी भी, या, या, भिया भैया राउंड। राम। गुड, तो ऐसे होता है भिया राव। भिया राव। सो ये इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया राहुल के साथ। सो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। हम बात करें कि कंटेंट क्रिएशन का एक जो जर्नी है कहीं ना कहीं कोविड से स्टार्ट हुआ है। सोशल मीडिया पे हम बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, फ्री बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ से एक बूस्टअप मिला है मुझे लगता है। बट आप ये जो कर रहे हो ये कोविड से पहले से आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लोगों में हो गया है। हम अपने आसपास देख रहे हैं इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएशन के या फिर पोस्टिंग के इनके फ़ायदे क्या हो गए एक आम इंसान के लिए? यार मैं ना इसको बहुत एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देख रहा हूँ और वर्ल्ड चेंजिंग रिवॉल्यूशन भी देख रहा हूँ। हमने पेंडेमिक फेस किया, जी, आपने देखा होगा कि क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका था इंडिया में, और उस समय आप एक मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसे आपने देखा होगा एक वर्क फ्रॉम होम करके एक टर्म चालू हो गया है। हाँ, लोग घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। आपने कभी इसके पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि घर बैठ के काम हो सकता है, हाँ, कि घर बैठ के काम करके हमको सैलरी मिल सकती है। तो कई सारे एम्प्लॉयज को उसका काम मिल रहा है, कंपनीज को फायदा हो रहा है, उनके लॉजिस्टिक्स का खर्चा बच रहा है, उनके स्पेस का खर्चा बच रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं। जैसे पेंडेमिक में आप देखोगे तो आई रिमेंबर ब्लड प्लाज्मा की बहुत नीड लग रही थी उस समय, बहुत ज़्यादा। या ब्लड ग्रुप्स की बहुत नीड लग रही थी। तो वो मैसेजेस कैसे फ्लोट हों, वो बहुत इजी हो गया था बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एक स्टोरी कोई पुट कर दे रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ की नीड है, या फिर अवेलेबिलिटी बता दे रहा है। रेमडेसिविर की बहुत शॉर्टेज थी उस समय, उसकी बहुत नीड थी उस समय, तो अगर किसी के पास अवेलेबल है तो वो अपडेट्स मिल जा रही है। सो सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव वे में एक हेल्प किया है पेंडेमिक में, स्पेशली दिस टाइम की जब चारों तरफ आप होपलेस हो रहे हो, आप चारों तरफ ऐसा देख रहे हो कि यार एक है ना मौत का मंजर छा रहा है जिसको कहते हैं। और उस टाइम पे एक ऐसा कोई चल रहा है कि चलो एक एक वीडियो अपने अपने घर से बना के भेजो, उसका कंपाइलेशन डालते हैं। कोई अपने घर से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई मम्मी के साथ ही बना रहा है, कोई डलगना कॉफ़ी बना के दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि भाई थाली बजाना है तो सब थाली बजा बजा के अपने वीडियोस डाल रहा है। उसने एंटरटेन करके रखा, लोगों को कनेक्ट करके रखा। सोशल मीडिया हैव दैट पावर। तो आई थिंक सोशल मीडिया से बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए। आप देखोगे सोशल मीडिया के कारण यार अभी कितने लोगों के करियर सेट हो गए, ऐसे एक मैं हूँ आपका और बहुत सारे लोग हैं। सेटल था पहले। वो था, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी खुल गई। आज एज ए क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, डायरेक्टर, मुझे या एज ए फिल्म मेकर, मुझे शायद मुंबई जाके या कहीं बड़े प्रोडक्शंस के आगे एक ऑडिशंस की लाइन से मैं बच गया। मैं अपनी एक सेट ऑफ ऑडियंस खुद सेट कर पा रहा हूँ, मैं अपना कंटेंट अपने हिसाब से डायरेक्ट कर पा रहा हूँ, अपना प्रोडक्शन है, अपनी चीज़ें हैं, और उससे मुझे मेरी एक ऑडियंस बेस मिल रहा है। वही मेरे को एक फेम भी दे रहा है, वही मुझे एक मेरे लिए मनी अरेंज भी करके दे रहा है, तो मॉनिटरी भी सॉर्ट हो रहा है। आई थिंक वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हुआ है। सो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हेल्पफुल है, वो ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल है। आज भी आप देखोगे इतना बड़ा केस हुआ हमारे देश में, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ। एक एक आदमी उसको आवाज़ उठा रहा है सोशल मीडिया पे, और वो सोशल मीडिया प्रेशर बना रहा है हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे सिस्टम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक कार्रवाई हो। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। और मैं ये कहूँगा कि एज ए सोशल मीडिया फ्रीक, एज अ कंटेंट क्रिएटर, हम बहुत ब्लेस्ड जनरेशन है कि हम इसके बहुत इनिशियल फेज में आए। तो हमारा एक बीइंग द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट वो हमारे पास है। एंड सेकेंडली बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिसपे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसकी बात करें कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं, दे स्टार्ट देयर ओन जर्नी, और वो सारे इंसिडेंट्स भी हमने अपने सराउंडिंग में देखे हैं, जो स्पेशली बच्चों के साथ हो रहे हैं, है ना। टिकटॉक वीडियोस, यू नो एवरीथिंग, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को या पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को स्टार्ट तो करवाना चाह रहे हैं ये जर्नी, बट ये करवा नहीं पाते, डर लगता है ना कि यार हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, या कौन से ऐसे पैरामीटर्स है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इन पैरामीटर्स पे ध्यान रखना चाहिए? मैं ये दो क्वेश्चंस हो गए। मैं पहला एक उसका आंसर करूंगा कि जो पेरेंट्स वाला आपने बोला, वो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, वो जनरल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब
अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी प्रेशर है, सोशल मीडिया कंटेंट वगैरह तो एक अभी कंपटीशन हो गया, वो भी एक प्रेशर हो गया, लेकिन वो भी उसको प्रेशर बना दिया गया। जैसे कहते डॉक्टर बनना है तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे अच्छी जॉब करना है, वो एक प्रेशर हो गया था ना बच्चों पे। वैसे एक ना सोलोमोन इफेक्ट आपने सुना है, सोलोमोन आइलैंड्स है, वहाँ के जो ट्राइबल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहाँ के पेड़ को काटते नहीं है। वो लोग कुल्हाड़ी यूज़ नहीं करते हैं उस पेड़ को काटने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के आसपास सर्कल बनाते हैं और वहाँ पे उस पेड़ को कोसते हैं, कितना बुरा पेड़ है तू, तेरे तो फल भी मीठे नहीं है, कितना खराब है, तूने हमारी जगह घेर के रखी है, तू तो सूखा है, कितना लंबा है, कितना मोटा है, ऐसे इसको चीज़ें सुनाते हैं, उसको कोसते हैं, उसको बुरा फील कराते हैं, उसको सेल्फ डाउट में डालते हैं और वो पेड़ अपने आप मर जाता है। ये हमारे पेरेंट्स हमारे जनरेशन्स के साथ करते आए हैं, आज भी हो रहा है, शायद आगे हम लोग भी, शायद हमारी जनरेशन के लोग भी उनके बच्चों के साथ करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। क्योंकि कंपेयर करते हैं हम हमारे बच्चों को। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे मेरे ही दोस्त या मेरे ही फैमिली से कई ऐसे लोग, रिलेटिव्स प्रेशर डालते हैं कि तू ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाता, अरे तू उसके जैसा ग्रो क्यों नहीं हो जाता, तू वैसे टीवी में क्यों नहीं चले जाता। सबकी अपनी जर्नी है यार, सबको अपना मजा लेने दो। वो कुछ अलग कर रहा है, कुछ और अलग कर रहा है, बीबी का अपना टेस्ट है, आशीष चंचलानी हर्ष बेनीवाल का अपना टेस्ट है, वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, राघव का अपना स्टाइल है, एक अपना स्टाइल है, तो सबका अपना है यार। लेट योर चाइल्ड डिस्कवर दैट, उसको करने दो डिस्कवर, धीरे धीरे होगा। आप उसको चीज़ें बोल बोल के, इससे उससे कंपैरिजन करवा के उसको सोलोमोन इफेक्ट में डाल दोगे, तो उसके अंदर का अगर कोई अच्छा सा एक आर्टिस्ट होगा या अंदर एक कुछ जग भी रहा होगा ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक वो सोशल मीडिया पे भी अप्लीकेबल हो गया है, जैसे दूसरी चीज़ों में होता था। जैसे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है, या मेरे साथ में और कई फ्रेंड्स हैं जिनके पापा या मम्मी के सपने हैं कि डॉक्टर बनना है, इसलिए वो कर रहे हैं, तो ठीक है कर रहे हैं। जो मजबूत होते हैं वो यहाँ से झेल लेते हैं, जो नहीं होते फिर वो यहाँ प्रेशर दे देते हैं। तो खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आप काम कर रहे हो उससे आपको एक्सेप्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉट एवर योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू डू, लेट देम डू, लेट देम बी देमसेल्फ। वो अपने आप खुश रहेगा, वो अपने आप ग्रो करेगा, उसको उसकी फील्ड में जाने दो। मेरी नानी है ना, वैसे एक किस्सा सुनाती हैं कि जब बच्चे होते थे ना छोटे, जब नानी ये लोग छोटे होते थे, तो उनके ज़माने का ऐसा कहते थे कि मिट्टी में बच्चों को खेलने दो, रसने दो, मिट्टी लगने दो बालों में, कपड़ों में, धरती से जुड़ेगा, है ना, उसको पता चलेगा कैसा पेन होता है, कैसे कंकर चुभते हैं, खेलेगा तो मस्ती आएगी उसको समझ बच्चा में। गिरता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिरने दो, उठ जाएगा, सीखेगा, है ना। आजकल के पेरेंट्स को देखो कितना ओवर पैम्परिंग हो गया है, टू मच, है ना, कि बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको सैनिटाइजर लगा के दे रहे हैं, रख के दे रहे हैं कि भाई बेटा हाथ गंदी जगह पे हाथ नहीं लगाना। बच्चे को यार हाथ हम नहीं लगाने हम तो नीचे गिरा हुआ खा लेते थे। हाँ, हम मैं तो आज भी खा लेता हूँ मतलब ऐसे नहीं कि एकदम नीचे पड़ा हो, लेकिन गिरा और उठा के खा लिया। बट वही कोई और, अरे नीचे कैसे गिर गया, नीचे मत खाओ। आई अंडरस्टैंड हाइजीन और सारी चीज़ें, लेकिन ये हाइजीन और ये सब भी सोशल मीडिया से ही हमने देख रहे हैं। हाँ। ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये कंपैरिजन है। आप अपने बच्चे को ओवर पैम्पर करके, या आप अपने बच्चे को प्रेशराइज करके, उसको आसपास की चीज़ों से कंपेयर करके उसको सेल्फ डाउट में डाल रहे हो। उसके अंदर कुछ अच्छा, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेलना शुरू करा था, तो उनके पिताजी अगर उनको कहते कि तू क्या क्रिकेटर कर रहा है, तू बैंक में जॉब ढूंढ, तू डॉक्टर बन, नहीं हो पाता करा उन्होंने। भरोसा करना पड़ेगा अपने बच्चे पे, उसको दूसरों के कंपैरिजन में नहीं, उसको इंस्पिरेशन दो। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे इंस्पायर किया ये दिखा के कि देख भुवन का वीडियो, तुझे ऐसा करना चाहिए। आई नेवर कंपेयर्ड माई सेल्फ विद एनी क्रिएटर। मैं अपनी जर्नी पे हूँ। आई ऑलवेज गॉट इंस्पायर्ड बाय देम। इफ इट इज़ आशीष चंचलानी, इफ इट इज़ भुवन बाम, से एनीबडी। एक क्रिएटर था हम जब मैंने शुरू किया था, तथागत शुक्ला, आज भी है, वो क्रिएट करता है। वो सुपर्ब, वो क्या वाइन्स बनाता था, ऐसा लगता था यार ये बंदा फट जाएगा कभी भी। मतलब ये टर्म मुझे यूज़ करते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अंडररेटेड रह गया यार। बट व्हेनेवर आई टॉक टू हिम अभी भी, या ही कम्स ऑन लाइव ना, वो खुश दिखता है, वो भरा हुआ दिखता है, वो एनर्जाइज दिखता है। उसको देख के लगता है कि नहीं ठीक है, वो अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आज नहीं, शायद इतने टाइम लग गया, शायद उसको कहीं ना कहीं कुछ तो फटेगा। वो शायद हमारी जर्नी भी वैसी ही है। मतलब अभी क्या हो गया, एवरी सेकंड पर्सन इज क्रिएटिंग कंटेंट, या फैमिली का प्रेशर या एनीथिंग बोले,
तो ये क्या इम्पोर्टेंट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो ज़रूरी है क्या कि वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बने, द बिग स्टार जिसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, वही एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, या समवन हु स्टार्टेड हिज जर्नी और 2-3 साल तक उसने कंटेंट क्रिएट किया, उसके बाद कई लोग होता है स्टॉप कर देते हैं बिकॉज उन्हें उतना फेम नहीं मिल पाता है, या वो राइट डायरेक्शन में नहीं होते, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या कंटेंट तो बहुत अच्छा है बट इतना पब्लिसिटी नहीं मिला है। तो इस पे भी थोड़ा, क्योंकि कई लोग शुरू ही नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में कि भाई हमें नहीं मिला तो क्या, आप अलग प्रेशर है। आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आप चाह रहे हो कि मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे वो फेम और वो लाइफस्टाइल चाहिए, तो फिर उसके लिए मेहनत है, उसके लिए पेशेंस की नीड है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर आप देखो, अगर आपको उस स्केल पे जाना है तो आप फिर उन लोगों को देखो जो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जी, 15-15 साल का स्ट्रगल। अगर आपको उस स्केल का फेम चाहिए, सोशल मीडिया पे अब तो और ईजी है, बट फिर भी आपको एटलीस्ट 15 साल नहीं तो 5 साल तो आप लगो। 5 साल तो दो कि एक एवरेज अच्छी सी एक ऑडियंस बने, लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगे। तो पेशेंस इज द की, आपको रखना पड़ेगा अगर आपको उस स्केल पे जाना है, आप चाह रहे हो कि वैसा। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपकी एक सेट ऑफ ऑडियंस बना चुके हो, जिसको आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, जिसको अफेक्ट कर पा रहे हो, उनका एक आपके कोऑर्डिनेशन सेट हो गया है, दैट इज ऑल्सो अ गेम। रीजनल क्रिएटर्स बहुत सारे हो चुके हैं आजकल, आपने देखा होगा, जो रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाते हैं, वो नहीं, शायद हरियाणा या उधर के बंदे या दिल्ली मुंबई के बंदे उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर मालवी में वो बंदा क्रिएट कर रहा है तो उसको जानते होंगे। धर्मेंद्र बिलोटिया हमारे इंदौर का जी, इज़ अ वेरी वेरी फाइन एग्जाम्पल फॉर दैट। उसकी बहुत अच्छी ऑडियंस है और उसका माहौल है भाई। तो वो बंदा जाता है अपने गाँव में, अपने क्षेत्रों में जाता है, तो माहौल, भीड़ इकट्ठा होती है, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया। धर्मेंद्र को भले ही मुंबई के लोग नहीं जाने यार, भले ही इंडस्ट्री के वैसे लोग जो आप कह रहे हो फेम या वैसे लोग नहीं जाने, लेकिन धर्मेंद्र की ऑडियंस है और ब्रांड आते हैं धर्मेंद्र के पास फिर। हाँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की बात में सबसे पहले सबके दिमाग में यही जाता है कि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स होना चाहिए, हमें ये अवार्ड्स मिले, वो मिले, तो वो ज़रूरी नहीं मैं कहूँगा है। जितने फॉलोअर्स होना चाहिए हम्म, उतने ऑर्गेनिक होना चाहिए, उतनों पे आपका इम्पैक्ट होना चाहिए, उतनों पे आपका होल्ड होना चाहिए। यार अगर मेरे 10 फॉलोअर हैं और वो 10 मेरी सुन ही नहीं रहे, तो फिर वो मुझे फॉलो करके, मतलब मैं बेसिकली एक मिठाई की दुकान खोल ली है मैंने और वहाँ बस मक्खियाँ बिन बिना रही है। मुझे तो ग्राहक चाहिए ना, जो आए वो मेरी मिठाई खाए और वो बोले यार अगली बार फिर यहीं खाना है। हाँ, तो कंटेंट क्रिएशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट हो। मतलब अगर मैं कोई कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ या आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो ऑडियंस है उसकी लाइफ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। आइदर ही इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम या तो कोई वैल्यू ऐड हो रही है, या तो उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, या तो वो कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो हल्का सा सीख के जा रहा है आपसे। जैसे आजकल देखोगे आप, बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए जो जिम पे वीडियो बना रहे हैं, जो न्यूट्रिशन पे वीडियो बना रहे हैं। शायद कोई क्रिएटर है जो बैंकिंग सिखा रहा है, फाइनेंसेस सिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट सिखा रहा है। यार मुझे नहीं आता था इन्वेस्टमेंट, मेरा मनी मैनेजमेंट जीरो है, मैं रील्स देख के सीख रहा हूँ कि अच्छा ये होता है। तो अगर मुझे वैल्यू ऐड हो रही है मेरी लाइफ में, तो आई फॉलो दैट क्रिएटर। तुम जस्ट मेक श्योर कि आप अपना अच्छा डिलीवर कर रहे हो, आप अपना कंटेंट इतना अच्छा दे रहे हो कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है। बाकी नंबर्स और वो सारी चीज़ें फिर वो गेम है, वो एल्गोरिदम पे छोड़ दो। या तो एल्गोरिदम को फीड करने के हिसाब से कंटेंट बनाते रहो, तो आप अपने सर्कुलेशन में खत्म हो जाओगे। ओके, आपके अंदर जो चीज़ें जागी है वो खत्म हो जाएगी। या तो आप करना ही इसीलिए चाह रहे हो, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स आजकल आ रहे हैं कि भाई अपना एक अच्छी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड कर लो, ताकि हमारे बिजनेस को उससे एक बैक सपोर्ट मिल जाए। बट नेचुरल जितना रखेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप उतना ज़्यादा best है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जाना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल स्टफ जितने भी हैं वो सब हमें अवॉइड बिल्कुल करने चाहिए। बॉट फॉलोअर्स, बॉट थिंग्स, बॉट लाइक्स, क्या मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। यार। content creation मैं 1 लाख फेक फॉलोअर्स डाल लूँ, मुझे तो पता है ना कि मेरे फेक है फॉलोअर्स, तो मैं किसके लिए डाल रहा हूँ फिर, किसको दिखा रहा हूँ? मतलब मैं नाच रहा हूँ अपने बाथरूम में और बोल रहा हूँ वाह तू ही है। एक चीज़ है, जितने भी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैंने रील्स में देखा है कि हम रील्स देखते हैं 30 सेकंड्स का, 45 सेकंड्स का, है ना, बट उसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो राहुल, आपके पास आपकी टीम है जैसे आपने कहा, तो इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यार मेरी ऐसी कोई फिक्स्ड टीम नहीं है, मैं अपना कंटेंट खुद ही करता आया हूँ हमेशा। लिखता भी खुद हूँ, डायरेक्ट भी खुद करता हूँ, एक्ट भी खुद करता हूँ, इवन आई एडिट माई वीडियोज़, मैं आज भी एडिट करता हूँ अपने वीडियोज़। फिर मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की और क्रिएटिविटी की हेल्प चाहिए, तो मैं फिर मेरे फ्रेंड्स और या जो और मेरे फील्ड के लोग हैं, आई आस्क देम फॉर हेल्प।
और क्रिएटर्स हैं जो साथ के, मेरे साथ के और क्रिएटर्स, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं इंदौर में। एक ग्रुप है हमारा बढ़िया, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वो मुझे शूट में हेल्प कर देता है, एक कोई एक्ट कर लेता है मेरे साथ, वो मुझे उसका आइडिया दे देता है कि भैया इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है। शायद उसकी वीडियोस में मैं हेल्प कर देता हूँ। तो दैट्स अ कोलैबोरेशन, दैट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इजीली लोग कर देते हैं अगर व्हेन यू से समथिंग। एक इंदौर की बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो इंस्टेंटली आके आपको यार इंदौर शहर ही ऐसा है, मिल आप जाएगा वो आप प्यार। इंदौर में आपको अपनापन मिलेगा, इंदौर के लोगों में अपनापन मिलेगा। इंदौर के लोग हमेशा आपको देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। इंदौर की तासीर वो है। आप इंदौर में आओगे, आप देखो इंदौर का फूड कल्चर देखो आप। इंदौर का जितना फूड आप देख रहे हो ना, वो इंदौर का है ही नहीं, वो बाहर से आया हुआ है। गुजरात से कुछ लोग आए, कुछ उत्तर प्रदेश से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, जितने भी स्टेट बॉर्डर आसपास लग रही है वहाँ से कनेक्ट होके आते गए। उन लोगों ने यहाँ पे अपना अपना जमावड़ा बनाया, उन्होंने यहाँ पे यहाँ के मसालों को उपयोग किया। इंदौर ने मसाले दिए, इंदौर ने उनको माँ नर्मदा का मीठा पानी दिया, उन्होंने अपना टेस्ट बनाया। आज वो फेमस है विजय चाट हाउस, सूरत से हैं वो लोग। वहाँ का खोपरा पेटिस, एक भी इंसान 56 पे आता है, बाहर का भी आदमी आता है 56 पे, तो कहता है यार इंदौर में जाऊँगा तो खोपरा पेटिस खाऊंगा। वहाँ पे एक सूरती खमंड मिलता है, ट्राई करना आप। हाँ, तो ये इंदौर की तासीर है देने की। इंदौर में जब भी किसी ने कुछ करने की सोची और बाहर से आया है तो भी उसको मिला, जो यहाँ का है उसको भी मिला है। तो इंदौर की तासीर है, इसलिए इंदौरियों की भी तासीर है वो, कि वो देते हैं, आपको प्यार मिलेगा। आपको, आप निकलो रास्ते में, जो मैं आप कह रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे भैया राम, मैं भैया राम तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं चलते व्यक्ति को यूं कर दूं तो वो भी मुझे रिटर्न में यूं करेगा, भले ही वो मुझे जानता नहीं हो। दैट्स अ ब्रो कोड ऑफ इंदौरी कोड है वो। मतलब बस यूं करने की देर है, सामने वाला भी कर देगा। वो भले आपको नहीं जानता, लेकिन वो मान सम्मान, उसको कहते हैं हमारे यहाँ मान सम्मान एक वर्ड, तो मान सम्मान में कर देगा वो आपके लिए। ये इंदौर की तासीर इंदौर देता है। इसीलिए मुझे शायद मेरे कंटेंट में भी हेल्प मिली है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले हैं बाय गॉड्स ग्रेस। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड इन दिस, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, कि मुझे अच्छे लोग मिले। और मुझे अच्छे लोग इसलिए मिले क्योंकि मैं इंदौर में। इंदौर से सच में प्यार तो बहुत मिलता है, इंदौरी को भी और बाहर के लोगों को भी। और सो हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन कैसे हुआ? मेरे पिताजी की डेथ, लाइक आई वाज 7 ईयर ओल्ड, जब वो यहाँ से चले गए थे हमको छोड़ के। उनका आखिरी गिफ्ट जो मुझे याद है, जो उन्होंने मुझे दिया था, वो एक हनुमान चालीसा थी। शायद वो सौंप के गए थे कि ये संभालेंगे। और जब हम उनकी अंतिम क्रिया करके आ रहे थे, आई रिमेंबर, अभी भी याद है मुझे, वहाँ पास में एक हनुमान मंदिर था। मैं वहाँ रुका एंड आई क्राइड अ लॉट टू जस्ट टू रियलाइज़ कि अरे वो हनुमान चालीसा मिली थी। और मुझे याद आया, तब से आई कैन फील दैट पावर सराउंडिंग अराउंड मी, दैट पावर होल्डिंग मी, दैट पावर प्रोटेक्टिंग मी एवरीवेयर। तो हनुमान जी है और वो मुझे महसूस होते हैं, तो मैं वहीं से कनेक्ट हो गया। आज 20 साल हो गए उनको गए, मेरे डैडी को गए, लेकिन 20 साल से हनुमान जी साथ में। ये बहुत ही एकदम बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बट स्टिल। सो कहते हैं हनुमान जी हर टाइम आपकी हेल्प करते हैं, जैसे आपने कहा आपको फील होता है, बट बहुत सारे इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं जहाँ पे हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो ये चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि अगर कुछ हो रहा है तो जस्ट आइज़ क्लोज करना, या रात में डर लग रहा है तो हम कहीं जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आइज़ क्लोज करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी कहते हैं ना कि पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, आधी नहीं पढ़नी चाहिए। तो आप क्या कोई 2 लाइन्स हमें बता सकते हैं जिससे हमें कभी डर लग रहा है, हम कहीं स्टक हो गए, तो वो 2 लाइन हम बोले जिससे हमें हेल्प मिल जाए किसी भी फॉर्म में, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते मैं डायरेक्टली आऊँगा, वो किसी भी फॉर्म में आके आपकी मदद करते हैं। हमेशा आते हैं, और देखने का नज़रिया होना चाहिए, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। भूत वगैरह का डर तो यार मैं ख़त्म हो चुका है, मतलब ऐसा है ही नहीं। और फिर वो हनुमान चालीसा की एक लाइन है, पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर है वो, तो वो आते ही नहीं। लेकिन अगर कहीं स्टक हो लाइफ में, तो मतलब अगर ऐसा लग रहा है ये कोई चीज़ अटक रही है, कोई चीज़ नहीं हो पा रही, उसमें कोई सपोर्ट है, कोई नीड है, चाहिए कुछ अच्छा, तो सुंदरकांड की एक लाइन है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। सो बैक स्टोरी ये है कि जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको जाना है लंका, ये समुद्र लांग के।
और वहाँ पे सीता माता को ढूंढ के वापस आना है। तो बोले यार मैं कैसे करूँगा? तो वो उनको याद दिलाते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाए। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में हनुमान जो तुम चाहो नहीं हो सकता, जो तुम अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो किसी का हो नहीं सकता। तो मैं तो खैर मतलब मैं ऐसे स्पेशली कभी नहीं बोलता, मैं तो बोलता हूँ बाबा देख लो आप। उनको राम नाम पसंद है तो बोलता हूँ बाबा जय श्री राम। जय श्री राम, जय सीता राम जय सीताराम। हम कहते हैं। सो मतलब बीइंग अ गर्ल, एक चीज़ और मैंने फेस करी जो बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि हम लोगों को कहा जाता है कि आपको हनुमान जी के मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। मंदिर जाते भी हैं तो बाहर से दूर से दर्शन कर लो, हम ढोक देते हैं, हम फूल भी नहीं चढ़ाते हैं, प्रसाद भी मैंने आज तक नहीं किया है, नहीं चढ़ाया है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि यार मुझे ना बहुत ये सब ताबूज फील होते हैं, ये सब मुझे लगता है टैबूज हैं ये हमें। मैं इस पे कुछ ऐसे कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि ये कितना गलत है कितना सही, लेकिन मुझे मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए सब बच्चे हैं, है ना। उनको तो और अच्छा लगेगा यार कि अगर उनके बच्चे उनसे मिलने पहुँचे, उनकी बेटियाँ उनसे मिलने पहुँचे। और अगर किसी को ऐसा है कि हनुमान जी को, फीमेल्स को स्पेशली लगता हो कि हनुमान जी को नहीं टच करना है, हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना है, या उनको छूना नहीं है, या उनका भाई मान के कर लो। अगर वो ब्रह्मचारिता फॉलो करते हैं इस कारण से आपके मन में वो है तो भाई मान लो उनको, उनको पुत्र मान लो, उनको पिता मान लो। फिर देखो आप, मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी बहन, 3 जनरेशन की फीमेल्स हैं मेरे घर में, तीनों हनुमान जी को राखी बांधती हैं। मुझसे पहले राखी हनुमान जी को बनती है हमारे घर में, फिर मुझे बनती है। तो हमारे घर में है एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की, करो ना, भाई मान के करो, फिर देखो तो साथ हैं वो तो आपके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाउंडेशंस उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उनको देखने का। कई लोग कृष्ण भगवान को अपना बच्चा मानते हैं, लड्डू गोपाल बोलते हैं, लड्डू गोपाल के उनको बेटे जैसा ट्रीट करते हैं। तो वो प्यार है, वो आपका भाव कैसा है आपके भगवान के प्रति। गणपति जी को लोग गनु कहते हैं प्यार से। यार मैं देखता हूँ ठीक है, मतलब उसका भाव है, वो उसका प्यार है उसके भगवान के प्रति, उस हाईएस्ट एनर्जी, उस पावर के प्रति जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी लाइफ को चला रहा है, उसको फील है उस चीज़ का, उसको रियलाइजेशन है। मुझे रियलाइजेशन है, मैं उनको बाबा कहता हूँ, मैं उनको कभी कभी यार भी कह देता हूँ, मेरा फील है। अगर आप फीमेल्स की बात करें, आप भाई मान के चले जाओ उनके पास, तो उसे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो आप भाई मान के, या फिर आप उन्हें बेटा मान के, या फिर आप उन्हें एज एन फादर की तरह मान के आप उनकी पूजा कर सकते है। आप बिल्कुल दर्शन बिल्कुल कर सकते हैं, दर्शन करना चाहिए हनुमान जी के। हनुमान जी तो यार साक्षात आज इस दुनिया में कहीं ना कहीं होंगे, हैं, वो तो अमर है है कि तो वो तो रहेंगे हमेशा। वो तो मतलब वो उस काल से अगर है तो हाँ, अगर उस एज गैप को भी देखो तो हम तो उनके लिए बहुत बच्चे हैं, बहुत छोटे, बहुत बच्चे हैं। तो बच्चे हैं हम तो उनके। तो बच्चे पिता के पास कैसे नहीं जा सकते यार। और बेटियों का तो पिता से और ज्यादा गहरा लगाव होता है। भाइयों का अपनी बहन से एकदम लगाव होता है, एक सपोर्ट होता है, कभी भी किसी कंडीशन में आ जाते हैं। राइट। सो इसी चीज़ में मैं पूछना चाहूँगी, जो हनुमान जी हैं उन्हें कौन से ऐसे 3 तरह के प्रसाद हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, और हमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपना किसी काम करवाने के लिए हम लोग हम लोग कर देते हैं, भगवान जी कभी नहीं बोलते। तो ऐसे कौन से 3 प्रसाद हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है? यार मैंने तो ऑनेस्टली कभी भी ना बटरिंग के हिसाब से उनको कभी कुछ ऑफर नहीं करा। मैं तो हिसाब से करता हूँ कि आपको पसंद है ना, देखो ये लाया हूँ आपके लिए। तो मैं चना चिरौंजी उनको पसंद आता है तो मैं चना चिरौंजी चढ़ाता हूँ, लेके जाता हूँ। उनको पान पसंद आता है, पान का प्रसाद चढ़ता है हनुमान जी को। तो पान में वो सुपारी डलती है या बिना सुपारी का रहता है पान? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये मीठा पान होता है, ये विदाउट सुपारी का मीठा पान होता है जो एक सादा। तो पान वहाँ चढ़ता है हनुमान जी को। आम बहुत पसंद है हनुमान जी को। आम बहुत पसंद है। आप देखो सूरज को आम समझ के तो चले गए थे खाने। ओ हाँ, हमने दूरदर्शन पे वो टीवी में देखा है। दूरदर्शन में देखा है, रामायण में नहीं पढ़ा। ठीक है। मतलब वो कहता है जो टीवी पे दिख रहा होता है ना, वो फिल्म फॉर्म में वो आपको याद रह जाता है। हाँ। कार्टूनिस्टिक
जो स्टफ रहता है। आम समझ के तो चले गए थे, तो आम बहुत पसंद है, तो मैं आम के सीजन में तो आम बिल्कुल चढ़ा के आता हूँ। ठीक है। लिल्यो ताही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुकमाही। लिल्यो ताही मधुर फल जानो, एक मधुर फल समझा उन्होंने, एक फल समझा, एक आम का फल समझा उन्होंने, और वो चल दिए। तो फल उनको पसंद है। फल भगवान जी को बहुत पसंद है। ठीक है। सो जैसे हमारे इंदौर में जो ये रंजीत हनुमान जी का मंदिर है, जिसके लिए हम सारे इंदौरी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इटसेल्फ भगवान है ना। तो आप जैसे बहुत टाइम से भगवान से कनेक्टेड हो, आपको फील होता है, तो ऐसी कोई जगह आप बताना चाहोगे जहाँ पे आप जाते हो और आपको लगता है कि इट्स लाइक समथिंग? यार मैं तो हनुमान जी के कोई भी मंदिर जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी ही नहीं, मतलब मैं ना उस हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। हनुमान जी एक ज़रिया है, हनुमान जी जिनसे मुझे बहुत लगाव है। लेकिन मैं कृष्ण से भी उतना कनेक्टेड हूँ, मैं गणपति जी से उतना कनेक्टेड। मेरे घर में सबकी पूजा होती है, मैं भोलेनाथ से बहुत कनेक्टेड हूँ। सावन के सोमवार को उपवास रखता हूँ, गणेश जी घर पे आते हैं 10 दिन, बाकायदा सेवा देता हूँ। जन्माष्टमी आती है, उस दिन उपवास रखता हूँ, घर में लल्ला को झुलाते हैं। हमारे लिए तो मतलब हमारे भगवान, मतलब हमारी किस्मत है कि हम मनुष्य जीवन में आए, हम सौभाग्यशाली है। तो मैं तो बहुत अच्छे से पूजा करता हूँ सभी की। पर आप हनुमान जी का पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा हाँ, रंजित हनुमान जी। मैं बिल्कुल एकदम इस चीज़ को एग्री करूँगा कि वहाँ बहुत पावर मिलती है, बहुत सपोर्ट है वहाँ का, बहुत एनर्जी आपको फील होगी। हमारे यहाँ पे ही इंदौर में वीर अलीजा सरकार हनुमान मंदिर है। ये कहाँ पर है? ये भूतेश्वर महादेव मंदिर है, आपके बड़ा गणपति स्क्वायर के थोड़ा आगे। तो वहाँ पे अंतिम चौराहा कहते हैं उसको, वहाँ पे है वीर अलीजा हनुमान सरकार मंदिर। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे दिव्य दर्शन होंगे हनुमान जी का। बहुत प्यारा मंदिर है। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है चिड़ियाघर के जस्ट सामने, मैं कई बार वहाँ जाता हूँ। वो बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी मूर्ति है। सिद्धेश्वर है, वो सिद्धि देने वाले हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये इस चीज़ की गारंटी, मतलब इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ हैं। सब कुछ पॉसिबल है, पैसा वैसा जो आपको चाहिए, फेम एवरीथिंग, और वो देने वाले हनुमान जी है। और इस चीज़ की गारंटी कौन दे रहा है? असवरदीन जानकी माता, स्वयं जानकी माता, मतलब सीता माता ने उनको वो दिया है कि तुम्हें आशीर्वाद है, तुम दे सकते हो किसी को भी। तो सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है चिड़ियाघर के अपोजिट। मैं जहाँ जाता हूँ विश्व मंगल हनुमान मंदिर, ये स्कीम नंबर 54 में है, परफेक्ट बेकरी के जस्ट सामने। वैष्णो धाम मंदिर है, वहीं पे हनुमान जी विराजमान है। तो विश्व मंगल हनुमान है, तो मंगल करते हैं। जब से हम बैठे तो मंगल को जन्म में मंगल ही करते, तो मंगल करते आ रहे हो, वो हैं। और भी कई सारे मंदिर हैं इंदौर में। राजवाड़ा पर एक हनुमान जी का मंदिर है, आपको उस पर मिलेगा आपका, कौन सा चौराहा वो अपना जहाँ पे किताबें मिलती है? खजूरी बाजार। खजूरी बाजार, इंदौर के खजूरी बाजार के चौराहे पे ही हनुमान जी का एक बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर मंदिर है वो। मैंने देखा है। वो है हमारे शहर के दक्षिण में विराजमान है स्वयं पितरेश्वर हनुमान मंदिर। पितृ पर्वत पे पितरेश्वर हनुमान जी विराजमान है वहाँ पे। तो हनुमान जी तो मतलब देखो, आप इंदौर में बहुत जगह हनुमान जी के आपको मंदिर मिलेंगे। आप इंदौर से सिमरोल तरफ जाओगे, वहाँ पे आपको उखलेश्वर हनुमान मंदिर मिलेगा। वहाँ स्वयं वो शिवलिंग लेके आए थे। तो आज एकमात्र इस दुनिया में जहाँ पे हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग दिखेगा वो उखलेश्वर हनुमान मंदिर है। और महादेव जी का मंदिर है, वहीं हनुमान जी की मूर्ति भी है। मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार जाता हूँ। वहीं पे आगे झाड़ूखाड़ हनुमान मंदिर है। झाड़ूखाड़ में ऐसा कहते हैं कि किसी ने कहा कि वहाँ पे हम हनुमान जी का मंदिर बनाना है। वहाँ पे एक स्वयंभू प्रकट हुई थी मूर्ति, तो वहाँ के लोगों ने बोला कि हमको यहाँ पे मंदिर बनाना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि ये जंगल काटने नहीं देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे आया मंदिर रोकने के लिए। उनके सामने की घटना है कि जितने पेड़ थे वो उखाड़ के इधर उधर फेंका गए। वो जगह अपने आप बन गई। वो पेड़ आज भी वहाँ पे उखड़े हुए खड़े रखे हुए उन लोगों ने संभाल के। उस जगह का नाम ही हो गया झाड़ूखाड़ हनुमान। तो वहाँ पे है, वो कहते हैं कि वहाँ पे आप जा रहे हो, आपके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम से तो वो जड़ से उखाड़ देते हैं अगर वहाँ के दर्शन करते हो। तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर आसपास बहुत है, अच्छे है। सबकी अपनी अपनी सिद्धि है, सब अपने अपने तरीके से देते हैं, लेकिन एक ही रूप है, हनुमान जी हैं। पहुँचो, और हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम जी। तो राम जी को मन में बसा के जाओगे तो हनुमान जी तो हमेशा चलते रहेंगे। तो राम जी और सीता माता। तो इसलिए ऐसा है, हनुमान जी के मंदिर बहुत प्यारे प्यारे हैं। पास में पेडमी, उदयनगर पेडमी एक है,
हम कंपेल से आगे जाते हैं इंदौर से तो वहाँ पे आता है, वहाँ पे पेडमी के वहीं एक तालाब है, वहीं एक सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर है। कहीं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, वहाँ बैठते हैं ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। तो ऐसे कई प्रकार के हनुमान जी के मंदिर इंदौर में ही आपको मिल जाएंगे अगर आप जाते हो, आसपास दर्शन करके आते हो। अच्छा, तो इस पे एक और चीज़ मुझे आ रही है। मुझे तो ये भी ध्यान है, एक कोई ग्रुप है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है उस ग्रुप का, वो एक ग्रुप है, वो हर साल हनुमान जयंती जब आती है तब वो ऐसे पैदल यात्रा करते हैं और वो 108 हनुमान मंदिर दर्शन करके आते हैं। सावेर में भी एक हनुमान जी का मंदिर है, उल्टे हनुमान, ये हमारे ये जो इंदौर का बता रहा हूँ, इंदौर का है इंदौर का या प्लीज 108 हनुमान मंदिर। अगर आप किसी को पता हो है ना तो बताओ। प्लीज कमेंट में बताओ, उन लोगों को टैग करो, रियली हम लोग एक बार जाना। हाँ, वो कौन लोग हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सुना है। जैसे एक सावेर में हनुमान जी का मंदिर है, उल्टे हनुमान, तो हनुमान जी उल्टे हैं वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो वो पाताल में गए थे वहाँ से, इसीलिए वहाँ पे उनका मंदिर, हम लोग उनकी कितने मूर्ति। ब्लेस्ड है ना इंदौर में रह के। हम लोग ब्लेस्ड हैं, भारतवर्ष में पैदा होके हम लोग ब्लेस्ड हैं, एक ह्यूमन बीइंग बनके, और हम लोग ब्लेस्ड हैं सनातन धर्म में पैदा होके, कि हम लोगों को दर्शन मिल रहे हैं, हमको वो सौभाग्य मिल रहा है। तो इंदौर या कहीं भी, मतलब मैं मुझे तो मेरी लगता है मेरी being किस्मत in अच्छी है। मैं अभी इंदौर ही नवंबर में गया था, बनारस गया था मैं, तो वहाँ पे संकट मोचन हनुमान मंदिर है, काफ़ी फेमस हनुमान मंदिर है वो। तुलसीदास जी को वहाँ हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, तुलसीदास जी ने वहीं पे हनुमान चालीसा लिखी थी। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर है, मेरी किस्मत थी, बहुत किस्मत वाला मानता हूँ मैं अपने आप को। मैं अंदर पहुंचा और वहाँ आरती चालू हो गई। मैं जस्ट आप जैसे मेरे सामने बैठी हो वैसे ही मैं बाबा के सामने खड़ा था और आरती चालू हो गई। बढ़िया 1.5 घंटे आरती एंजॉय करी है। तो है, ये आपको कनेक्ट करने वाली चीज होगी कि आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। आपके सराउंडिंग में हमेशा भगवान तो होते हैं। हैं। एक भजन है राजन जी महाराज का, मैं सुनता हूँ, उसमें है कि हमने आंगन नहीं पखारा कैसे आएंगे भगवान। हमने अपने मन का आंगन ही साफ नहीं करा अभी तक, तो भगवान कैसे आएंगे। या जिसने प्रेम कभी किया ही नहीं, वो प्रेम गली या वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी आंखें खोली ही नहीं, वो भगवान को देखना क्या जाने। वो तो यही कहेगा कि अंधा है, भगवान है ही नहीं। तो तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली है अभी तक, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो। देखने के तरीके होते हैं, हम देख पा रहे हैं, शायद हम ब्लेस्ड हैं। हम ब्लेस्ड है कि हम लोग इस टाइम में उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो हमने बात करी मंदिरों की, तो हम बात करते हैं जब भी हनुमान जी की, तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ने का कोई सही समय होता है क्या, या कितना पढ़ना चाहिए? कोई सही समय नहीं है, क्योंकि सारा समय सही है। आप कब जब चाहो तब पढ़ लो, जैसे चाहो तब पढ़ लो, बस मन साफ हो। मन में आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। आप जिस भाव से उनको याद कर रहे हो, वो कहीं पे भी कैसे भी बैठ के। मैं अपनी गाड़ी चलाते समय हनुमान चालीसा, अभी आया था रास्ते में, गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा गाता आ रहा था। मैं कई बार रात में मेरी नींद खुल जाती है, मैं उठ के बैठ के हनुमान चालीसा गा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो मन साफ होना चाहिए। हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम मुझे यही टाइम है जब अपॉइंटमेंट है तभी याद कर सकते हो। वो डॉक्टर निधि अग्रवाल नहीं है ना कि एक अपॉइंटमेंट चल रहे हैं 24 घंटे सेवा, 24/7, 365 days, every time, till you are in this life, till you are after this life, Hanuman ji is there for you. You can remember him any time. मुझे तो मुस्कुराते हुए दिख गए वो भी इसी बात पे। वो भी मुस्कुरा रहे होंगे कि हमारे बच्चे। हनुमान चालीसा कभी भी पढ़ी जा सकती है। सो हनुमान चालीसा के अलावा और कोई ऐसे पाठ हैं हमारे सनातन धर्म में जो जी के? हाँ, हनुमान जी के हैं, हनुमान अष्टक है, संकट मोचन हनुमान अष्टक है, फिर आपका हनुमान चालीसा है, देन हाँ बजरंग बाण है, श्री सुंदरकांड का पाठ है, वो मैं करता हूँ हर मंगलवार। मैं पूछ रही थी सुंदरकांड के बारे में, पाठ के बारे में। आप जैसे हर मंगलवार को करते हैं, तो क्यों ये सिर्फ मंगलवार को ही करते हो आप, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करती हैं? मैं मंगलवार को इसीलिए क्योंकि मैं जहाँ मंदिर में जाता हूँ वहाँ मंगलवार होता है। अगर वो रोज़ होता शायद मैं रोज़ जा सकता हूँ, तो इसलिए मंगलवार, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का प्रिय दिन है, उनका जन्म मंगलवार को हुआ था, तो इसलिए मंगल को जन्म में जो कहते हैं, तो वो है। सुंदरकांड श्री रामायण का, रामचरितमानस का 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर, उसका नाम है सुंदरकांड, जो किष्किंधा कांड के बाद आता है। तो इसको सुंदर कहा इसीलिए गया क्योंकि ये इसमें हर चीज़ सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। आप जब इसको पढ़ोगे, जिसको जैसे जैसे समझते जाओगे, इसमें जब देखोगे तो ये पूरा सुंदर है।
इसको देख के आपको सुंदरता महसूस होगी। ये वो पार्ट है जिसमें हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं किष्किंधा पार्ट के एंड में, और किष्किंधा कांड के एंड से हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला के फिर सुंदरकांड से वो जाते हैं रावण के लंका में। वो पहुंचते हैं, वो सुरसा को मारते हैं, वो लंकनी उनको रोकती, वहाँ होता है। फिर वो जाके सीता माता को ढूंढते हैं, उनको विभीषण मिलते हैं, विभीषण को समझाते हैं, विभीषण उनकी हेल्प करते हैं, सीता माता को खोज लेते हैं। सीता माता को खोजने के बाद वो रावण को देखते हैं, वहीं पहली बार रावण उनको वहाँ दिखता है, वहाँ सीता माता उनको पहली बार दिखती हैं सुंदरकांड में। जब उनको दर्शन होते हैं माता जी को जाके समझाते हैं, बताते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ। वहीं पे फिर रावण अपने राक्षस भेज देता है, रावण का बेटा अक्षय कुमार वहाँ मारा जाता है वहीं पे हनुमान जी के द्वारा। फिर वो उनको पकड़ के लेके जाते हैं, मेघनाथ आता है, उनको बांध लेता है, उनको बांध के लेके जाता है, और ब्रह्म बाण में उनको बांध के लेके जाता है। ले जाने के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, रावण को समझाते हैं, वो फिर पूंछ में आग लगा देते हैं, पूंछ से वो पूरा लंका जला देते हैं। सीता माता से एक निशानी लेके आते हैं कि जिससे राम जी को समझाया जा सके, वापस राम जी के पास आते हैं। होती है वो निशानी, शायद अंगूठी नहीं होती है, और चूड़ामणि होती है वो। चूड़ामणि। हाँ, अंगूठी तो वो राम जी की देते हैं अच्छा। सीता माता को। तो वो वापस आते हैं, राम जी को बताते हैं कि मैं सीता माता को ढूंढ लिया। फिर वो लोग तैयारी करते हैं, वहीं विभीषण वापस आते हैं, रावण को समझाता है विभीषण उसमें कि भाई मत करो आप ये। रावण समझता नहीं है, तो विभीषण रावण को छोड़ के आ जाता है राम जी के पास। वहाँ पे आने के बाद राम जी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विभीषण जी को। ऐसे करके पूरी स्टोरी है। देन फिर वो प्लान करते हैं कैसे जाना है, समुद्र जी से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वो फिर समुद्र देव आते हैं और उनको रास्ता बताते हैं कि ऐसे आप जा सकते हो। तो दैट इज़ कंप्लीट सुंदरकांड। इसमें सीखने की हज़ारों चीज़ें। आज का लाइफस्टाइल आपको पता है, फॉर ह्यूमन बीइंग की बात करें हमें से, तो क्या एक या दो ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए? फ्रॉम सुंदरकांड जी। आजकल है ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और हम लोग है ना उन प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि यार लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हनुमान जी की पूंछ जला देता है रावण, और जब वापस जाते हैं तो राम जी को पता लगता है कि पूंछ जल गई। और एक वानर की जो पूंछ होती है वो सबसे ज़्यादा उसको प्रिय होती है। तो राम जी पूछते हैं कि तुम्हारी पूंछ जला दी, तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, ये तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी तुम्हारे ऊपर। तो हनुमान जी का ये है कि कहते हैं हनुमंत कि विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। तो कहते हैं प्रभु पूंछ वो जलना ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो तब है, विपत्ति तो तब है जब आपका नाम नहीं ले सके कोई, जब आप अपने भगवान को याद नहीं कर सको। अगर आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम में, अगर आप उस टाइम में अपने भगवान को याद कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि प्रभु मदद करना, हे भगवान बचा लो, हे गॉड प्लीज़ हेल्प मी आउट, या जो भी। तो वो अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत छोटी है। प्रॉब्लम तब बड़ी होगी जब आप उसको भी याद नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक अगर आप जो लोग, ये सीखने की चीज़ है कि लोग, अगर आप कह रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आई थिंक नहीं है, शायद आप अभी तक उनको याद ही नहीं कर पा रहे हो। एक सीता माता की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे उसमें, कि जो रघुवीर होती सुधिपाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। तो अगर सीता माता को कहते हैं हनुमान जी की सॉरी वो अभी तक आ नहीं पाए, है ना, तो सीता माता कहती है कि शायद उनको पता ही नहीं था कि मैं आऊँ। उनको पता चल गया ना, अब लेट नहीं करेंगे। उनको पता होता तो वो देर ही नहीं लगाते आने में। ये हम भक्तों के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर भी मतलब लागू होता है कि शायद हमने हमारी चीज़ें, हमारी विशेष, हमारी प्रॉब्लम्स ठीक तक उन तक पहुँचाई नहीं ठीक से। अगर पहुँच चुकी है तो अभी तक हो चुका होता। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड रिमेंबर। कोई और ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप एक दिन में आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, मल्टीपल बैक टू बैक मीटिंग्स होती है, आप कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हो, है ना, तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, एंड व्हाट डू यू फील कि यार हमारे इंडिया में जैसा हो गया है कि लोग पूरा टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो अब क्या होता है, लोग झगड़ा ज़रूर जल्दी से कर लेते हैं। मतलब हम लोग शायद उस चीज़ को बोलने के लिए सही भी नहीं है,
बट कोई भी रिलीजन के नाम पे हम लोग झगड़ा बहुत जल्दी करते हैं, और शायद हमारे भगवान ने कभी ये कहा भी नहीं है। तो क्या एक ह्यूमन बीइंग को अगर उसे, जो हम लोगों के पॉडकास्ट देख रहे हैं और जिन्हें हनुमान जी से कनेक्ट करना है, या जिन्हें अभी कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है, लाइफ में स्टक है, तो हम ये बोलेंगे कि आप हनुमान जी की शरण ले सकते हैं। तो उनके पास जाने के लिए क्या हमें फॉलो करना चाहिए? कुछ मतलब ऐसे कुछ रैंडमली यू कैन स्टार्ट कुछ नहीं करना चाहिए, आँख बंद करो, बोलो जय श्री राम, हनुमान जी रक्षा करो, बस हनुमान जी आपसे जुड़ गए। आपने जहाँ जय श्री राम बोला, हनुमान जी आपसे जुड़ गए। आपके पास राम आ गया ना शब्द, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। आपने राम बोल भी लिया, मतलब हनुमान आपके पास पीछे पीछे आ गए, जुड़ गए हो। तो आप ये प्रोसेस वगैरह में अटकने का वो है ही नहीं यार। कुछ सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू टू कनेक्ट टू योर गॉड इज जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर हिम। को याद कर लो, वो कनेक्ट हो जाते हैं उसी समय आपसे। आई मेडिटेट, आई डेली मेडिटेट, लाइक आई एम मेडिटेटिंग फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स नाउ। तो मेडिटेशन का बहुत बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट्स है मेडिटेशन। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर प्रोबेबली, बट सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बोलूँगा कि आँख बंद करके मैं मेरे भगवान से मिल लेता हूँ। यू गो इनसाइड योर सेल्फ एंड यू फाइंड दैट आपके अंदर ही है। कस्तूरी मृग वाली कहानी सुनी होगी आपने कि एक मृग रहता है, वो कस्तूरी की खुशबू के पीछे तो भागता रहता है जीवन भर। वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, आपके अंदर है। तो कहीं इधर उधर जाके परेशान होने से मतलब नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहे हो, कुछ रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आँख बंद करो, उनको याद करो। he'll be there to help you, so just with the purity। उनको याद करो, it will be done। That's my experience, probably it can be very for हाँ exactly। so मेडिटेशन की बात करते हैं थोड़ा सा जस्ट। सो मेडिटेशन को आपने काफ़ी टाइम से, शायद आपने आर्ट ऑफ लिविंग भी किया है, और आपने बताया कि आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं। जब मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, है ना, मेडिटेशन करना है आपको 15 मिनट्स, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो है, अननेसेसरी या फिर इन जेनरिक, है ना। तो मेडिटेशन किस तरह से कर सकते हैं और कब करना चाहिए और क्या तरीका होता है? बस सिंपल। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करा और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में मेडिटेशन सीखा, उनके आशीर्वाद से ही। मुझे जो समझ आया मेरे एक्सपीरियंस में, मेडिटेशन इज़ नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग। आँख बंद करके मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ, यहाँ फोकस करूँ, इधर उधर देखूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी यही लगता है बेस्ट है। तो मेडिटेशन मेरे हिसाब से ये है कि आँख बंद करो और जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो और उनको निकल जाने दो, खोने दो, उनको निकल जाने दो। आईज ओपन हो रही है। आपका फ़ोन है आपके पास, है ना, आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में मेमोरी भर जाती है, पूरा 256 GB हो गया, 256 GB पूरा भर गया। वो क्या होगा? हैंग होगा, हैंग हो जाएगा, राइट। वो हैंग होने लगेगा। अब आप उसको कैसे सही करोगे? आप गैलरी में जाओगे और एक एक चीज़ें देखोगे कि यार क्या क्या काम की नहीं है, ये वीडियो काम का नहीं है, ये फाइल काम की नहीं है, ये डॉक्यूमेंट काम का नहीं है। आप उनको सिलेक्ट करते जाओगे और डिलीट करोगे। बट वंस यू हैव टू गो थ्रू देम, राइट, इट्स सेम लाइक मेडिटेशन। मोबाइल को बनाया ऐसा लगता है मेडिटेशन से देख के। आप आँख बंद करके बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, आपके थॉट्स आ रहे हैं जो शायद कुछ परेशान कर रहे थे, थॉट्स जो शायद बहुत अच्छे सुंदर थॉट्स होंगे, कोई ग्रजेस होंगे, किसी से कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ भी यादें रह गई होंगी जो जबरदस्ती की स्पेस आपके माइंड में घेर के बैठी है। वो आते जाएगा सामने, आने दो, निकल जाने दो। देखना ज़रूरी है, निकलते जाएगा। कई सारे थॉट्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, तो वो जंक फाइल्स होती हैं जो एक बार में डिलीट नहीं होती है, उनको बार बार देखना पड़ता है और वो धीरे धीरे डिलीट होती है और फिर उनकी उसका साइज़ कम होता जाता है। वो करो, और जब लगे कि किसी एक थॉट पे अटक रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, कि सांस सही ले रहे हो कि नहीं, बस दैट्स मेडिटेशन। इतना सिंपल है। अगर करना चाहो तो फिर बाकी सारी चीज़ें और भी हैं उसमें जो आप कर सकते हो, 7 चक्रास के लिए, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेडिटेशन है, और क्लेंजिंग में। बट बेसिक मेडिटेशन इज दिस। और आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ऑफिस में बैठ के, रात में सोने से पहले, कभी भी, एनी टाइम। कितने मिनट्स का मेडिटेशन होना चाहिए जब इंसान कर? ऐसे कहते हैं मिनिमम दिन के 20 मिनट तो देना चाहिए अपने आप को, अपने दिमाग को मेडिटेट करने के लिए, मन को। पर मैं तो कहूँगा शुरू करो यार, 5 मिनट भी कर रहे हो, करोगे तो सही, कम से कम उस बान है। 20 मिनट देख के डर लग रहा है तो एटलीस्ट 5 मिनट से शुरू,
5 मिनट से 7 मिनट 10 मिनट हो जाएगा 20 मिनट, मैं 40-40 मिनट बैठ जाता हूँ कई बार, पर वो प्रैक्टिस से हुआ इतने टाइम में। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि व्हेन आई से टू माय पेशेंट्स या समवन, जब मैं रिकमेंड करती हूँ काउंसलिंग में कि आपको मेडिटेशन करना है और हम लोग क्या कर ही नहीं पाते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आपको राहुल ने बताया है, ये सारे पॉइंटर्स फॉलो करने हैं, प्लस आपको ये कंसिस्टेंसी में करना है। ये एक दिन में आने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी में आप किसी दिन 5 मिनट करेंगे, किसी दिन 10 मिनट करेंगे, तो भी मैटर करेगा, बट आपकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रेगुलर करो, डेली करो, डेली करना है, डेली आपको, करना है। daily जैसे आप करना ब्रश कर रहे हो, जैसे आप खा रहे हो, जैसे आप पॉटी जा रहे हो, जैसे आप सो रहे हो, आप अपने बाल बना रहे हो, वैसे आपको मेडिटेट करना है डेली। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे मोदी जी हमारे, उन्होंने भी बहुत सारी स्कीम्स रन करी थी लोगों को मेडिटेट आप देखो, कराया, मुझे योगा ध्यान है कराया। 2019 के चुनाव के रिजल्ट्स के पहले मोदी जी केदारनाथ में एक केव्स हैं, वहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, उनका एक फोटो आया था, वो कई बार आपने ध्यान करते हुए देखा होगा। उनके बहुत सारी पिक्चर्स, यार, ही इज लाइक वेरी वो व्यक्ति दिन भर लगा हुआ है, प्रोबेबली शायद 1 या 2 घंटे सोते होंगे उनकी जगह, इतने काम रहते हैं उनको, है ना। वो कहते हैं ना कि तुम तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा व्यस्त हो गए क्या, नहीं, पर एक्चुअल में बिजी तो वो है। कहते हैं ना, एक कहते हैं। सेइंग है ये कि क्या तू तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा व्यस्त है क्या। हम्म। तो क्या तुम सही में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा व्यस्त हो कि तुम मेडिटेट नहीं कर सकते हो, अगर वो इतने इसमें टाइम निकाल पाते हैं। कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। सो बहुत ही खूबसूरत बातें आज हमें सीखने को मिली, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आज हमने सुने। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट क्रिएशन एंड डॉक्टर रहे हैं आप, आपके पास डिग्री है, तो आप कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट कंसल्टेशन। कंटेंट कंसल्टेशन, तो वो कैसे होता है? अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कंटेंट कंसल्टेशन ऐसे कि आई ट्राई, क्योंकि इतना टाइम हो गया कंटेंट करते करते, तो एक एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है, समझ आने लग गया कंटेंट, तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को कंटेंट सिखाने की, क्या वो कर सकते हैं, उनके लिए किस टाइप का कंटेंट अच्छा रहेगा, क्या जॉनर अच्छा रहेगा, उनको क्या वीडियोस बनाने चाहिए, क्या टॉपिक्स होने चाहिए, जिससे उनका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड हो पाए। और क्योंकि अब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात करा, ये एक पार्ट हो गया है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको करना है लेकिन आता नहीं है, तो हम वो करके देते हैं। जैसे मैं तो बस फिर आप भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको और आप लोगों को भी मुझसे कनेक्ट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टैप मी, राबू भाई प्लीज हेल्प कर दो कंटेंट में, तो ओपन कंटेंट कंसल्टेशन बिल्कुल कर सकते हैं। सो पर्टिकुलर एनी नंबर और आईडी और समथिंग जहाँ पे आपको जस्ट एक ही आईडी अपनी, राबो, वहाँ आओ, वहाँ बात करो, जो बात करना है, जिस प्रकार की बात करना है। कैन यू स्पेल कि RABHO, तुम इट इज RABHO, मेरे इनिशियल से, नाम के इनिशियल से, राहुल भोसले से, रा और भो, राभो। वहाँ आपको राहुल मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम, आपके इंस्टाग्राम पे। और इंदौर में अगर किसी को आपसे मिलना हो तो मैं तो घूमता रहता हूँ इंदौर में, कहीं भी दिख जाऊंगा तुमको। अभी परसों किसी ने एक ने स्टोरी डाल दी, मैं बैठा था मेरे दोस्त के साथ चाय पी रहा था, उसने फोटो खींच के डाल दिया, फिर बोलता है राबो भैया स्पॉटेड, फिर मेरे को मैसेज करता है मुझे सेल्फी लेनी थी। मैंने कहा ऐसे दूर से फोटो खींचने से अच्छा पास में आके सेल्फी ले लेता, मेरे को भी अच्छा लगता। वो तो अच्छा हुआ मैं लड़के के साथ बैठा था मेरे दोस्त के साथ। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि वो बता के नहीं आया था कि मेरे से मिलने आ रहा है, उसकी वाइफ कहीं भी माइक है बेचारा तो ठीक है, मिल सकता हूँ इंदौर में, कहीं भी घूमता फिरता मिल सकता हूँ। तो आपको राहुल मिल जाएंगे कहीं भी, जहाँ इंदौर में अच्छा खाना बन रहा है, कुछ अच्छा खाना मिल रहा है, मैं वहाँ खाता पीता दिखूंगा। हाँ, तो एक आइडिया और है कि अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए ना, तो एक अच्छा सा खाना बनाना, तो राहुल मुझे भी इनका नहीं पता, मैं तो पहुंच जाऊंगा क्योंकि क्या ये डाइटिशियन लोग ये न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, अपना पोटला है बढ़िया। सो आप इन्हें इनवाइट कर सकते हो और हमें भी इनवाइट कर सकते हो, ऐसे भूलना नहीं है। सो थैंक यू सो मच राहुल, इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। आपके भी बहुत सारे कैंपेन्स आने वाले हैं, बहुत सारा वर्क Thank हम you so लोग much, देख रहे हैं, एंड यू आर ग्रोइंग वंडरफुल, लाइक Thank you so अमेजिंग आपका जर्नी है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू। कि हम आपको नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल देखो, देखेंगे। बिल्कुल देखोगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। ये वैसे कुछ क्वेश्चंस है जो अभी तक इंसाइट्स है ही नहीं लोगों को मेरे बारे में, तो प्रोबेबली
कुछ नया पता लगेगा मेरी ऑडियंस को भी। हाँ, क्योंकि एक और आपको अपने राहुल से कनेक्ट करने के लिए एक और चीज़ मिल जाएगी। तो इन सारे पॉडकास्ट लोगों को राघव की जगह आज राहुल मिलेगा इस वीडियो में। हाँ, एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअल में है क्या हम तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस करना है रिलेटेड टू हनुमान जी, रिलेटेड टू राहुल कंसल्टेशन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम, हमारी टीम एंड राहुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। बाय। बिया राहुल।